एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है ना एग्जाम की बहुत अच्छे से जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है जनवरी में एग्जाम है, तो उसके चलते हमने एक सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है जो डेली बेसिस पे आप सभी के साथ में हम शेयर करते हैं, हम आपको कराते हैं सो दैट आप सभी का जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा बेटर हो पाए। तो ये सारी वीडियोस जो हैं, ये सारी जो सीरीज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप सभी यहाँ पे ये सारे वीडियोस का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसमें हम पीवाईक्यूज प्लस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया करेंगे। पीवाईक्यूज भी रहेंगे और कुछ टॉपिक्स भी रहेंगे जो मैं आपके साथ में जरूर लेने वाली हूँ पेपर वन से रिलेटेड। तो आप सभी यहाँ पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं सो दैट जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो पाए। तो जस्ट 20 मिनट्स की सीरीज होगी जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस सो दैट आप सभी को सारे टॉपिक्स के बारे में क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं यूजीसी नेट का जो पेपर वन का बैच है, क्रांति बैच, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो आप यहाँ पे पेपर वन के जो बैचेस हैं इसका पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का भी आप इस बैच को भी आप ले सकते हैं अगर आपका जो सब्जेक्ट है, जो पेपर टू है, वो आपका हिंदी साहित्य है। टीचर्स आप सभी देख सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे पीवाईक्यूज, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। दैट इज ऑन एच एन अध्ययन। ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी जाके आप ऐप के थ्रू यहाँ पे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ये चीज भी देख सकते हैं कि अगर आपको वहां पे रेफरल कोड के बारे में की जा रही है, लाइक आपको कूपन कोड चाहिए, तो कूपन कोड से आपको यहाँ पे 53% ऑफ मिल जाएगा। दैट इज PK93 कूपन कोड से। PK93 क्या है? कूपन कोड है जो कि आप लगा सकते हैं एट द टाइम ऑफ जब आप कोर्स को बाय कर रहे हैं। ठीक है। जब आप कोर्स को बाय करते हैं तो नीचे आपको अप्लाई कूपन कोड आता है, तो उस कूपन कोड में आप PK93 को यूज करके इस कोड के थ्रू आप 53% ऑफ ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप इन बैचेस को बाय कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी आपके 2024 में पूछे गए थे। ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक क्या होता है? हेमटोटॉक्सिक क्या होता है? पुल्मोनोटॉक्सिक क्या होता है? और हेप्टाटॉक्सिक क्या होता है? तो आप सभी को यहाँ पे मैच करना है कि क्या ये प्रॉब्लम किससे है, रिलेटेड टू विच ऑर्गन। ठीक है। कौन सा ऑर्गन है जो इसको हार्म कर रहा है, ठीक है, या उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, टॉक्सिन्स है जो कि आपके बॉडी को कहीं ना कहीं, आपके ऑर्गन को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। तो आप सभी को ये बता रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड। अगर मैं नेफ्रोटॉक्सिक की बात करती हूँ, नेफ्रोटॉक्सिक से रिलेटेड टू किडनी। ठीक है। किडनी से रिलेटेड होता है। ये एक ऐसा टॉक्सिक है जो किडनी को हार्म करता है। हेमाटॉक्सिक का मतलब जो होता है, हेमाटॉक्सिक एक टॉक्सिन टॉक्सिन है बेसिकली, जो कि किसको हार्म करता है? जो कि आपका लीवर को हार्म करता है। पुल्मोनोटॉक्सिक, तो पुल्मोनोटॉक्सिक जो है ये आपके कौन से ऑर्गन को हार्म करता है? ये आपके लंग्स को हार्म करता है। ठीक है जी, लंग्स को, फेफड़ों को हार्म करता है। और हेप्टाटॉक्सिक जो है वो आपके ब्लड को, रक्त को हार्म करता है। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई होगी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार आपके डिफरेंट डिफरेंट सेट में पूछे गए हैं। तो सारी जानकारी आपको टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स के द्वारा मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द बेस ऑफ 10? 10 इक्विवेलेंट्स ऑफ द बेस फॉर नंबर 3013। सो आधार का जो है ना बेस हमारा क्या है? बेस हमारा 10 है और ये हमारा है, देखो, ये आपका ना किसका क्वेश्चन है? नंबर सीरीज का। ठीक है। बेस हमारा 10 है, राइट, मतलब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इसको 10 में लेकर आना है। 10 मतलब क्या होता है? डेसिमल। ठीक है। तो मैं किसी को भी डेसिमल में कन्वर्ट करूं, चाहे मैं बाइनरी को, चाहे मैं हेक्सा को, चाहे मैं किसी भी ऑक्टल को कर रही हूँ डेसिमल में, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने आप सभी को एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो
तो वो ट्रिक क्या थी, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देंगे 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 की टेबल चलेगी, ठीक है, तो 4, फिर 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या होता है, 16 4 जा 6 4 जा 24, 6 4 4 5 6 64 हो गया ना, ठीक है, तो 64 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी अगर 3 से, प्लस इसको मैं अगर 16 है ना ये, तो इसके नीचे 0 है, तो भैया मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ 0 को तो 0 ही आता है, इसको मैं छोड़ सकती हूँ, ठीक है, 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया 64 इंटू 3, 3 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 19, 192, 192 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया 199। सिंपल सी बात है, आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 199। ये मैंने अपने जो क्लासेस है ना, जो हमारी ऐप पे क्लासेस हो रही है, डेफिनेटली मैंने आप सभी को वहां पे भी सिखाया है, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये ट्रिक्स के बारे में पता होगा, ठीक है। ये जो ट्रिक होती है ये तब हम करते हैं, तब फॉलो करते हैं जब हम किसी भी टर्म को ना डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको बोलूं ऑक्टल, ऑक्टल से हम डेसिमल में जा रहे हैं, हेक्सा से हम डेसिमल में जा रहे हैं, बाइनरी से हम डेसिमल में जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने ना बेस 4 बोल दिया, बेस 4, ठीक है, तो बेस जो 4 है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको लॉन्ग वे से भी कर सकते हैं, और वो लॉन्ग वे ऐसा भी है, देखो लॉन्ग वे कैसा हमने यहाँ पे किया, जैसे कि मैंने आपको बोला 3013 ये नंबर है, ये 4 है, और इसको मैंने 10 में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगा देंगे 0 1 2 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसको पहले, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म में जा रही हूँ आप सभी के साथ में, तो आप सभी को शॉर्ट ही लेना है। देखो यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 प्लस, ठीक है, फिर 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, ठीक है, फिर ये जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। तो अगर मैं किसी की भी पावर 0 है तो सिंपल सी बात है वो 1 हो जाता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ 0 से तो 0 ही होगा, और यहाँ पे 64 हो गया, 64 इंटू 3 192, अब 192 प्लस 4 प्लस 3 क्या हो गया 199। सेम आंसर आ रहा है ना, यहाँ पे भी वही आया और यहाँ पे भी वही आया। तो आपके अपने अकॉर्डिंगली आपको जो अच्छा मेथड लगता है, जो इजी मेथड लगता है, आप इसमें जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन क्या होता है, जो मन से मन की बात करना, संचार करना। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को या अपनी कम्युनिकेशन का ना मनन करते हो, अंदर से आप उसके मीनिंग को समझते हो, उसके थॉट को समझते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कहा या आपके मन में कोई बात आई, ठीक है, अब आप अपने आप से कम्युनिकेट करते हो, माइंड से माइंड का कम्युनिकेशन हो रहा है, खुद से आप वन सेल्फ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप उस टॉपिक को समझ रहे हो, उसका संचार कर रहे हो खुद से, तो वो क्या है, उसके बारे में पूछा हुआ है। ये क्या है, मन से मन का संचार का अर्थ क्या है, फिजिकल सेटिंग, नॉइज, मैनिपुलेशन, ठीक है, शोर का हेर फेर, मतलब मैनिपुलेशन मतलब चेंज वगैरह करना, शेयर बिलीफ, साझा विश्वास, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ हो गया, वैल्यू हो गया, मूल। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए, देखो इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मन से मन का रिलेशन है, भैया फिजिकल सेटिंग तो आएगी नहीं ना, नॉइज का मैनिपुलेशन भी नहीं होगा, शोर वगैरह तो कुछ एक्सटर्नल वॉइस तो नहीं आ रही है, हम अपने मन में जो भी हमारे थॉट है, कम्युनिकेशन है, उसको हम समझ रहे हैं, उसके मीनिंग को हम जान रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बिलीव को शेयर कर रहे हैं, हमारा जो संदर्भ है, ठीक है, वो, और वैल्यूज। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हो गए ना, क्योंकि ये वैसे भी आपका नेगेटिव हो गया, नॉइज को मैनिपुलेट करना, नॉइज वैसे भी नहीं आएगी ना, क्योंकि माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन हो रहा है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक फ्रॉम द स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट। भैया सबसे कम से रैंक बताना है, सबसे कम से फास्टेस्ट की तरफ जाना है, जो कम टाइम लेता है, एक्सेस टाइम लेता है, समझ में आ रहा है ना। इनमें से कौन सा जो समय है, समय के एक्शन को धीमी से तेज गति में लेकर जाना है, उनको क्रम वाइज हमें रिलेट करना है, पहचानना है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जो कैच होती है ना, कैच, आप सभी को पता है कैच मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है, ठीक है, रैम से भी फास्टेस्ट होती है। तो ये तो मुझे पता है कि भैया रैम आपका क्या होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है, प्राइमरी होता है। एसएसडी आपका क्या होता है, सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी, एसएसडी हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीजें, डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका सेकेंडरी है, जो आप कनेक्ट कर रहे हो।
ऑप्टिकल ड्राइव भी आपका वैसे भी आपका सेकेंडरी ही हो गया ऑप्टिकल भी, राइट। ऑप्टिकल ड्राइव की अगर मैं बात करती हूँ तो ये सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट मतलब सबसे स्लोएस्ट है, ठीक है, सबसे कम में आएगा क्रम में। तो इन्होंने क्या बोला, स्लोएस्ट से फास्टेस्ट, और फास्टेस्ट का मुझे पता है कैच मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सबसे लास्ट में आना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, तो ठीक है। इससे कम अगर मैं देखूं रैम होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एसएसडी होगा, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, समझ में आया। ऑप्टिकल ड्राइव का जो काम रहता है वो बहुत ज्यादा स्लोएस्ट रहता है। उसके बाद एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्या होता है एसएसडी की फुल फॉर्म, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी आपका क्या है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सेस टाइम मतलब कम एक्सेस टाइम रहता है उसका, क्योंकि वो सेकेंडरी है। ठीक है। रैम, रैम आपका इंटरनल है, इंटरनल मतलब प्राइमरी है, ठीक है। तो वो आपका ऑब्वियसली फास्टेस्ट होगा, सीपीयू कैच तो आपका है ही फास्ट, तो इसीलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले से क्वेश्चन पूछा गया है। पीपल विद द केसेस ऑफ फ्लू, देखो जिनको भी फ्लू होता है उनको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। क्वारंटाइन मतलब उनको अपने घर बैठ जाना चाहिए, क्वारंटाइन कर लेना चाहिए खुद को, ठीक है। खुद को बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इट हैज नेवर बीन डिसअप्रूवन एज द बेस्ट मीन्स ऑफ कीपिंग द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। सो ये जो इसका मतलब ये है कि जो फ्लू के मामले जो हो रहे हैं ना, लोगों को जो संगरोध में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह जो बीमारी है उसको फैलाने से रोक का सबसे अच्छा तरीका है। ये सबसे अच्छा तरीका है क्वारंटाइन हो जाना, बताओ, खुद सोचो, क्या ये सबसे अच्छा तरीका है क्वारंटाइन हो जाना। हम इस डिजीज को स्प्रेडिंग से मतलब हम बचा रहे हैं, फैलाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, नहीं। समझ में आया, नहीं। तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है, जो मेजर इशू है, वो इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। अज्ञात अज्ञात नहीं हो रहा है जो एग्जैक्ट नॉलेज है या एग्जैक्ट जो मीनिंग है, तो इसीलिए अपील टू इग्नोरेंस हो जाता है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा अपील टू इग्नोरेंस, अज्ञातता की अपील। हैप्सी जनरलाइजेशन होता है जब हम जल्दबाजी में ना, जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक रिवर्ट पे पहुंच जाते हैं, राइट। जल्दबाजी में एक रिवर्ट पे पहुंच जाते हैं, तो वो हैप्सी जनरलाइजेशन है। स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप मतलब होता है एक बात को इतना ज्यादा एक्सेजरेट करना या इतना ज्यादा खींचना जिसमें कि हम कोई सरकार नहीं होता, राइट, राइट। फॉल्स कॉज क्या होता है, गलत कारण, जहां पर जो कारण है ना वो गलत है, ठीक है। कारण है जो गलत है, मतलब इसमें जो प्रिमाइस होगा ना वो गलत है, प्रिमाइस। कंक्लूजन तो सही है, ठीक है। कारण जो है ना, उसका कारण ऐसा हुआ तो उसका कारण क्यों गलत हुआ, तो वो चीज गलत है। समझ में आया। यहाँ पे अपील टू इग्नोरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसको इग्नोर किया जा रहा है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल इनिशिएटिव प्रोवाइड database of the profile of the scientist, researcher and other faculty members working at leading academic institution and the R&D organization. So ये बताइए, जो डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें कि प्रोफाइल ऑफ द साइंटिस्ट, सारे रिसर्चर्स है, सारे साइंटिस्ट है, उनकी फैकल्टी से रिलेटेड, मतलब सब कुछ R&D ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि उनका उनका क्या वर्किंग था, क्या फैकल्टी में वर्क किया उन्होंने, क्या उनका प्रोफाइल था, है ना, प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्म में आपको दिया जाता है। ये कौन सी वेबसाइट में दिया जाता है, ई विद्वान, नैट, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, स्वयं प्रभा या ई शोध सिद्धि। ई विद्वान, ई विद्वान करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ई विद्वान है, यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर्स हो गए या साइंटिस्ट हो गए, इनको सही तरीके से गाइडेंस मिलती है, मतलब इनको सही तरीके का पूरा, जो भी रिसर्चर्स है, जो अपकमिंग रिसर्चर है, उन साइंटिस्ट के बारे में या उन रिसर्चर्स के बारे में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट की जाती है, ठीक है। उनको हेल्प हो जाती है, साइंटिस्ट रिसर्चर की जानकारी और प्रोफाइल मिल जाती है। क्लियर हो गया सभी, तो आप सभी को ये चीज क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं देन। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन क्या है भैया, आप सभी को ये पता होना चाहिए। आप सभी को
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया था, जो कि 1948 से 1949 तक चला था। कलकत्ता नहीं आया था, इंडियन नहीं आया था। पोस्ट के बाद सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, जो कि राधा कृष्ण कमीशन भी कहा जाता है, जिसको सभी को पता होना चाहिए, राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। 49 से 48 से 49 तक ये चला था। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप फॉर एवरीवन इन द पॉपुलेशन इंटरेस्ट हैज अ इक्वल चांस, सबका जो नमूना है वो इक्वल है, ठीक है, उनका जो इक्वल चांस है, जो समान अवसर मिल रहे हैं, उस सैंपल साइज को हम क्या कहेंगे, और सैम्पलिंग को क्या कहेंगे? कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल, प्रोबेबिलिटी या कन्वीनियंस। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी इक्वल चांस आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, लॉटरी हमें याद आती है। लॉटरी में सबको इक्वल चांसेस मिलते हैं ना भैया, एक का भी आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, संभावकता नमूनाकरण। क्लियर हो गया। कोटा सैम्पलिंग आपका किसका पार्ट है? कोटा सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। जजमेंटल भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। नॉन कन्वीनियंस भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, जिसमें इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। इसमें प्रॉपर्ली पूरा डिस्कशन के बाद, पूरा रिसर्च के बाद ही हम एक नमूनाकरण बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी? पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे कि आप सभी को पता है, पीओपी ना एक पोल्यूटेंट है, जो हमें बहुत ज्यादा हार्म करता है, हमारी बॉडीज को बहुत ज्यादा हार्म करता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, इंडस्ट्रीज में जो भी पोल्यूशन हो रहा है, पेस्टिसाइड जो यूज किए जा रहे हैं, और हम जो भी क्रॉप्स हैं उन सबको हम खा रहे हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल्स जो उग रही हैं भी बोला जाता है। पीओपी इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जो हर एक इंसान की बॉडी में जा रहा है, और उसकी वजह से कैंसर, ठीक है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज, किडनी खराब होना, लंग्स खराब होना, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ मैंने मेजर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात की है, डाइऑक्सिन्स एंड फ्लोरेंस। ठीक है, डाइऑक्सिन्स एंड फ्लोरेंस भी एक ऐसा फ्लोरेंस एक ऐसा पोल्यूटेंट है, जो ना कहीं हार्म करता है इंडस्ट्रीज के बेसिस पे। ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया, आपके पेस्टिसाइड्स हो गया, उनकी वजह से। एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब जैसे खुशबू, जिसमें हम बेसिकली हम बोल सकते हैं क्या, जैसे परफ्यूम्स वगैरह होता है, उसको भी यूज नहीं करना चाहिए। केमिकल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से हो रहा है। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जब हम, आप लोग देखते हो, जब भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, प्लांट्स वगैरह, उसमें पेस्टिसाइड्स डाला होता है। ठीक है, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये मेजर पोल्यूटेंट्स, पीओपी, डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड 5 ईयर प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडेड द रिकमेंडेशन फॉलोइंग। बताइए, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो किसको रिकमेंड करता है, वो किस पे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है? बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, अभी मैं ईयर्स वाइज भी बताऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, 3 ईयर डिग्री कमेटी को भी लेकर आया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी आया था। ए एंड ई तो पक्का पक्का बिल्कुल इसमें सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लैंग्वेज को भी डेवलप किया। अगर मैं रूरल हायर एजुकेशन कमेटी की बात करती हूँ, तो ये सेकेंड ईयर में नहीं हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में नहीं हुआ, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ में आपका ज्यादा डेवलप्ड हुआ था। राइट, न्यू यूनिवर्सिटीज को डेवलप, ए बी एंड ई कर देंगे, दैट मीन्स आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, ठीक है, हमने यहाँ पे भाषा आयोग का डेवलपमेंट किया, राइट, और 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति बना। अब यहाँ पर मैंने ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पीरियड मेंशन किया है, फर्स्ट से ट्वेल्थ तक। जैसे कि आप सभी को पता है, ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान में क्या डेवलपमेंट हुआ एंड ऑल, वो सारी चीजें विद ईयर। तो आप सभी को ये अच्छे से पढ़ना है, थर्डली पढ़ना है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी हुआ है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 तक आया, सेकेंड 56 से 61 में आया, क्योंकि ईयर भी पूछते हैं, और इस बार जरूर पूछा जा सकता है। बिकॉज आप सभी देखना, प्रीवियस ईयर जो अभी 2024 में क्वेश्चन आए ना, फर्स्ट 5 ईयर से इतने पूछे गए हैं, क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछे गए हैं। ठीक है, अभी देखो, अगेन अगेन यहाँ पर टेंथ 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस ऑन द फील्ड ऑफ
हायर एजुकेशन को, तो बेसिकली ये क्या है, मतलब इसमें इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 10th 5 ईयर प्लान है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 12 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे फंड्स का डाइवर्जन करना, नहीं, डाइवर्जन, फंड्स का डाइवर्जन तो बिल्कुल नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बी को तो कट कर दो भाई। ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो आप लोग, हमेशा ना क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी कोशिश करो अगर नहीं आ रहा है समझ। ए बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल गलत है, तो बी जब गलत है तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन या तो 2 है या 4 है। ठीक है, अब मुझे पता है कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को 10th 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, 14 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये श्योर हूं मैं कि 2 ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। एजुकेशन रिसर्च इन द इंडस्ट्रीज, इसको भी बोला गया। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना, ये भी बोला गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। समझ में आया। 12 विश्वविद्यालय का स्थापना करना, वो किया था, राइट। विश्वविद्यालय के विज्ञान को डेवलप किया था यूनिवर्सिटीज में, और साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिला था। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान को आपको कहाँ पे मैच करना है, इसको मैच करना है इससे। ठीक है, बताइए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो होता है वो आपका हो जाएगा, हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यही होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में, क्या डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान में साइंटिफिक स्टडीज को, डिपार्टमेंट को डेवलप किया गया, वैज्ञानिक। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, रूरल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, जैसे कि वर्धा में। ठीक है, वर्धा और माइसोर में। ठीक है, नेक्स्ट 5 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 5 5 ईयर प्लान में ऑटोनोमस कॉलेजेस बनाए गए। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर, इस तरीके से आपको याद रखना है। प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा कौन से हायर एजुकेशन में या कौन से प्लान में हुआ, देख रहे हो आप लोग। 2024 में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग टॉपिक से, और 5 ईयर प्लान से, टोटल 12 ईयर प्लान से पूछे गए हैं। तो ये 8 5 ईयर प्लान में हुआ था, 8 नंबर पे जो प्लान हुआ था ना, प्राइवेटाइजेशन, पूरा प्राइवेटाइजेशन करना, उच्च शिक्षा में निजीकरण की नीति किससे लागू होने से शुरू हुई, इंट्रोडक्शन कब हुआ प्राइवेटाइजेशन का, तो 8 5 ईयर प्लान में। ठीक है जी। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज, इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर क्या हुआ, एजुकेशन कमीशन का इबॉलिशन करना, उसको समाप्ति करना, नहीं। नंबर ऑफ कॉलेजेस का रिड्यूस करना, बिल्कुल भी नहीं है, तो वैसे भी नेगेटिव है ना, वैसे भी नेगेटिव है। ओपन बुक एग्जामिनेशन का भी नहीं हुआ। क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ना। यूनिवर्सिटीज में क्या हुआ, एग्जामिनेशन को ना, रिसर्च यूनिट को डेवलप किया गया, मतलब अनुसंधान की जो स्थापना है परीक्षा के दौरान वो करी गई, ताकि जो रिसर्च है, ताकि जो एग्जामिनेशन में रिसर्च यूनिट है उसकी वजह से डेवलपमेंट हो। ठीक है, रिसर्च के बारे में लोग जाने, अनुसंधान के बारे में वो जाने। क्लियर, हाँ जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला जा रहा है, स्टेटमेंट्स बताइए कौन सा ट्रू है। क्या ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जा सकता है सिंगल प्रपोजिशन में। आप सभी को पता है ना, ये होते हैं प्रपोजिशंस। ठीक है, राइट, वो होता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में क्या हमेशा सिंगल प्रपोजिशन की वजह से ही अप्लाई कर सकते हैं ट्रुथ वैल्यू को, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं ट्रू नहीं मान सकती, सिंगल से नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रुथ का, वो कभी भी अप्लाई नहीं होगा सिंगल पे इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी तो गलत हो गया ना, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो हमेशा तो एक जैसा नहीं होगा, सत्य का जो अवधारणा है कभी भी किसी अक्कल प्रस्ताव पर अकेले लागू नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, वैसे भी नेगेटिव पॉइंट हुआ। ठीक है, प्रपोजिशन विद देमसेल्फ कैन बी वैलिड बट नॉट इनवैलिड, तो जो प्रस्ताव आपने अपने आप में वैध हो सकता है लेकिन अमान्य नहीं, वैध तो हो सकता है लेकिन अमान्य नहीं, ये क्या पॉइंट हुआ, ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, आ प्रपोजिशन कैन नॉट बी वैलिड, प्रपोजिशन कभी
सिंपल सी बात है भैया, सीधा-सीधा आंसर बोला है। एक प्रस्ताव अपने आप में वैध नहीं हो सकता, हालाँकि यह अपने आप में अमान्य हो सकता है। तो जब वैलिड नहीं होगा तो इनवैलिड ही होगा ना वो अपने आप में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ओनली डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को देखना है। देखो मैं ना मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन पढ़ाने के साथ-साथ। तो इसी तरीके से हमारे पीवाईक्यू सेशंस भी चल रहे हैं, ऐप पे भी हमारे बहुत सारा कंटेंट चल रहा है। अभी मैं यूनिट नंबर आपका 9th में हूँ पीडी में, पीपल डेवलपमेंट में। उसके बाद हम वहाँ पे भी क्विज़ेज़ एंड ऑल वो सारी चीज़ें करेंगे। तो आप सभी हमारे एचएन अध्ययन का पार्ट बन सकते हैं और हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। क्रांति बैच एंड हिंदी साहित्य का जो समर्पण बैच है वो हमारा चल रहा है और आप के 9 अकाउंट ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल वाले सेशन में। धन्यवाद।